जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा केमिकल बेसिस ऑफ एनिमल लाइफ चैप्टर 2 का दूसरा लेक्चर है और इसमें आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ देखेंगे। एटम हैव टू मेन पार्ट्स, ए सेंट्रल कोर कॉल्ड द न्यूक्लियस and the surrounding electron cloud. The nucleus contains two major particles. One is known as charged particle protons and uncharged particle neutrons. ये दो पार्टिकल जो हैं, ये सब पार्टिकल इनको आप कह लें, ये न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं और न्यूट्रॉन जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, और जो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम इसलिए क्लाउड कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक वक्त पे उसको पिन पॉइंट करना और उसकी पोजीशन मालूम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी के साथ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो किसी टाइम पे किसी जगह भी हो सकता है। तो जब हम उसको विजुअलाइज करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, तो उसमें हमें एक क्लाउड फॉर्मेशन नज़र आती है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं हम। ऐसे होता है जैसे एक धूल सी बनी हुई है, ठीक है जी। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल electrons surrounds the nucleus and electrons move rapidly around the nucleus, thus they cannot be found at any given point at any time. Therefore its location is given as an electron cloud. ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इसको क्लाउड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये तो आपको रुके हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये बहुत तेज़ी के साथ घूमते हैं, इस वजह से इनको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। सो द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। मिसाल के तौर पे अगर 10 प्रोटॉन हैं तो बाहर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर अगर 7 प्रोटॉन हैं तो बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, तो मजमूई तौर पे एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होती है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये न्यूट्रॉन की मिकदार जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ में जो कार्बन है तो 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं इनकी तादाद 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है सम टाइम। ये आप आगे जाके हम देखेंगे कि जो आइसोटॉपिक फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो वहाँ पर न्यूट्रॉन जो हैं उनके नंबर डिफरेंट हो जाते हैं। So number of negatively charged electron outside the nucleus is equal to the number of positively charged protons. So the atom is electrically uncharged or neutral. The chemical and physical properties of the atom depends upon the number of protons and neutrons in the nucleus, and these properties also depend upon the number and arrangement of electron in the electron cloud. अब ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल बने हुए हैं। जो प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की, किसी एलिमेंट की, वो उसके एक तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो उनके नंबर हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है तो उसकी कोई आइसोटोपिक फॉर्म नहीं होगी, लेकिन सम टाइम न्यूट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा होते हैं और बाज़ औक़ात वो रेडियो एक्टिव भी हो जाते हैं। नतीजा ये है कि एक उसकी प्रॉपर्टी उस एलिमेंट की बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है और उसको फिर मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ भी किया जा सकता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। यूरेनियम की एग्जांपल आपके सामने है। These properties also depend upon the number and arrangement of electron in electron cloud. तो उसमें अरेंजमेंट कैसे है, जो इसमें शेल हाइपोथेटिकल शेल बनाए हुए जो साइंटिस्टों ने, उसको ज़ाहिर है उसको उस तरह से तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन लोकेशंस को डिफरेंट प्रोसीजर्स के ज़रिए लोकेट किया गया है। तो वो ये कहते हैं कि जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो सेकंड शेल है उसके अंदर 8 आ सकते हैं, और जो थर्ड है उसमें भी 8 आ सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 और 8, अगर एक शेल है तो वो 2 को सेटिस्फाई करना होता है,
और अगर उसके बाद शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करना होता है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें ऑड नंबर हैं इलेक्ट्रॉन के, या उनका जो इवन भी हैं, तो जो आउटर शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मिकदार पूरी नहीं होती जो रिक्वायर्ड है, 2, 8, 8 एंड ऑनवर्ड। सो नतीजा ये होता है कि उसमें फिर एक नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आगे हम देखते हैं जब आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो उसमें ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी कंपाउंड की या एलिमेंट्स की, उसके लिए ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है? द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन, NP से आपने याद करना है, नंबर है तो प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स आमतौर पे इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो या अब ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द आउट इन एन एलिमेंट्स एटम। ठीक है, एटॉमिक मास हम कहते हैं द एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द एटम्स। अब देखिए एटॉमिक नंबर सेम रहता है हर जो एटम है किसी भी एलिमेंट का, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है। पहले जब हमने बात की है कार्बन की, तो उसी को देख लेते हैं कि बिकॉज अब देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास क्या है, दोनों को मिला के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, और दोनों को मिला के अगर हम देखें तो उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास जो है ये डिफरेंट हो सकता है। क्यों डिफरेंट हो सकता है? हमने कहा था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है, न्यूट्रॉन की डिफरेंट हो सकती है। तो अगर दो फॉर्म्स पाई जा रही हैं एक एलिमेंट की, आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं, और उसमें न्यूट्रॉन्स एक या दो ज़्यादा हैं, तो उसका एटॉमिक मास लामुहाला ज़्यादा होगा। ठीक है, सो बिकॉज carbon contains 6 protons and 6 neutrons and its atomic mass is 12 and symbolized with a superscript before the elements। ये जैसे हम सिंबल ऐसे लिखते हैं C12, लेकिन इससे डेविएशंस भी हैं, वो आइसोटोप्स हैं। द डिफरेंट फॉर्म्स विद द सेम एटॉमिक नंबर but different atomic masses are called isotopes. So all atoms of a given element have the same number of protons in the nucleus, so atomic number तो same होगा, but some different numbers of neutrons हो सकते हैं, so they have different atomic mass। I think ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे तो पीछे से फिर सुनना शुरू कीजिए और आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन, जो पीछे हमने बात की है, और उसका जो एटॉमिक मास है वो 12 है in the nucleus and the atomic mass is 12. A carbon isotope with 6 protons and 7 neutrons has an atomic mass of 13. ठीक है, अब उसमें न्यूट्रॉन की तादाद एक ज़्यादा हो गई, एटॉमिक मास ज़्यादा हो गया। एंड ए कार्बन आइसोटोप विद 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो नंबर सेम रहेगा, 6 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 ही रहेंगे, जो डिफरेंस आ रहा है वो न्यूट्रॉन के अंदर आ रहा है। एंड 8 न्यूट्रॉन्स हैज़ एटॉमिक मास ऑफ C14। अब some isotopes, for example C12 and C13, are stable and do not break down. Other isotopes, for example C14, are unstable and break down or decay or decompose. ये C12 में या C13 में चेंज होते रहते हैं, उनके जो न्यूट्रॉन हैं इजाफी वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। सो दे पीरियोडिकली emit small particles and energy, वो एनर्जी की फॉर्म में ओमिट होती रहती है। एंड दीज अनस्टेबल आइसोटोप्स आर रेडियो आइसोटोप्स। रेडिएशंस जिन आइसोटोप्स में से आती है, आपको नाम ले सकते हैं, यूरेनियम एंड मैनी अदर्स। ऑक्सीजन, आयरन, कोबाल्ट, आयोडीन एंड फास्फोरस है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इसके अलावा ऑक्सीजन है, आयरन है, कोबाल्ट है, आयोडीन है एंड फास्फोरस है, लेस अमाउंट में है इनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं, और ये जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। सो C14 के बारे में हमने पहले बहुत दफ़ा डिस्कस किया था, और C14 जो है
ये हमने कहा था चूँकि डिके होता रहता है, डिकम्पोज होता रहता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी एक ख़ास क्वांटिटी है और एक ख़ास रेट के तहत ये डिकम्पोज होता है। तो उस रेट को अगर हम जान लें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम एज पता कर सकते हैं। ये जो फॉसल्स की एज कहते हैं ना, इतने करोड़ साल, इतने लाख साल, तो बेसिकली C14 की क्वांटिटी उनके अंदर कितनी है उसी को देखा जाता है, तो कार्बन डेटिंग कहते हैं। इसको डिस्कस भी हो चुका है, लेकिन आप चूँकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो जब क्लासेस वगैरह शुरू होंगी तो आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि जो साइंटिस्ट कहते हैं कि जी इस फॉसल की एज इतनी है, इस फॉसल की इतने करोड़ साल, इतने, तो समटाइम आदमी ये समझता है कि ये बिल्कुल ही एक झूठ की कहानी है। लेकिन जैसे जैसे आपको पता चलता है तो आप समझते हैं और आपको पता चलता है कि ये एक प्रोसीजर है, साइंटिफिक प्रोसीजर है, जिसके तहत थोड़ा बहुत तो फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो साइंटिस्ट बता रहे होते हैं वो बहुत हद तक वैसे ही होता है। हमारी चूँकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऐसी है कि हम रैशनल चीज़ों को, जो अकल की चीज़ों को कम तवज्जो देते हैं और उनको कम तस्लीम करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स प्लीज़ इस रवैये को बदलिए और चीज़ों को अकल की बुनियाद पे और रैशनल बेसिस पे और रैशनल मेरिट के ऊपर देखने की कोशिश कीजिए, तो आपका साइंटिफिक एटीट्यूड ख़ुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, और कल कोशिश करूँगा या डे आफ्टर संडे हम लोग एनर्जी लेवल्स और आगे चलते जाएंगे, तो ताकि कम रहे लेकिन आप इसको पूरी तरह समझ लें।